नमस्कार मेरे योगी भाइयों, हमारे हेल्दी चैनल सुपर डुपर इंडिया हेल्दी पे आपका स्वागत। आज हमारे साथ हैं योगी डॉक्टर श्री राम साहनी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, इस कलयुग में हमें क्या जीवन शैली अपनानी चाहिए? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जन उतरे पारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उससे पहले सर नाम मैं ही जप लो, इतना ही बहुत है। बाकी तो आप लोगों ने सारी उम्र कुछ किया ही है और बिल्कुल अभी भी करते रहोगे। बिल्कुल 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 सर, बहुत बढ़िया। सर, मैं बातचीत आगे करने से पहले आपका परिचय चाहूँगा कि छोटा सा परिचय दे दें कि आपने क्या क्या विद्या ग्रहण की, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। देखिए जी, पहले नॉर्मल एजुकेशन जो स्कूल कॉलेज डिग्रीज जो लेनी थी वो ली। उसके बाद सरकारी नौकरी भी की। आई वॉज ए बैंकर वन टाइम। और पिछले 15 साल से मैं योग के साथ भी जुड़ा और अपने देश में और विदेशों में भी योग को भी मैंने सिखाया। योग के अंदर भी मैंने काफ़ी डिग्रियां हासिल की, मैंने डॉक्टरेट की और भारतीय योग संस्थान से भी मुझे सर्टिफिकेशन मिला और उसके बाद में वर्ल्ड योगा अलायंस से भी मैंने सर्टिफिकेशन लिया इंटरनेशनल योग टीचर का। इसके साथ साथ मुझे लोगों का बहुत प्यार मिला। मैंने विदेशों में जाकर भी अलग अलग जगह पर जाकर क्लासें खोली, मुफ्त में भी योग सिखाया और लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से इसका ज्ञान भी दिया। और इसके अंदर मैंने खुद भी बहुत मेहनत की और आज तक भी मैं लोगों के साथ जुड़ा हूँ और रोज सुबह भी और शाम को भी योग करवाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इस कलयुग में जहाँ पे दूसरी लहर खत्म हो गई है, तीसरी लहर आ रही है, भगवान ना करे आए, इसमें क्या जीवन शैली होनी चाहिए? जीवन शैली बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। आप सब कुछ करें, कोई भी ऐसा काम नहीं जिसके ऊपर आप रोक लगाएं, लेकिन हर किसी काम को एक मॉडरेट तरीके से करें। खाना भी खाना है तो संतुलित खाएं, व्यायाम भी करें, दौड़ धूप भी करें और योग भी करें। उसके साथ साथ मनोरंजन भी करें। उसके साथ साथ घर के अंदर भी अगर आप कोरोना काल में लॉकडाउन में है तो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करते रहें जिससे कि आपका मनोबल बना रहे। और तो और सुबह उठकर जो सैर करने से हमें श्वासों के अंदर जो एक गति मिलती है, एक शक्ति मिलती है, एक स्फूर्ति मिलती है, एक ताजगी मिलती है, उससे तो हमारा पूरा ऑक्सीजन का भंडार ही भर जाता है। बहुत बढ़िया। सर, जैसे आप देख रहे हैं कि अभी हमारे देश में वर्क एट होम हो रहा है और हमारा यूएसए से भी बिजनेस होता है, तो नई यंग जनरेशन रात को मतलब कि 4-5 बजे मॉर्निंग में तो सोती है और पता नहीं कब उठती है। तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे, लाइफस्टाइल कैसे ठीक करें? आपका सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि टाइम डिफरेंस होने के नाते यहाँ पर रात को काम किया जाता है, दिन में जागा जाता है। नेचुरली आपका ऐसा काम करने से हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है, भूख भी कम लगती है, नींद का पैटर्न भी चेंज हो जाता है। लेकिन वो क्या करें, छोड़ तो नहीं सकते, काम तो उनको करना है। योग से जुड़ें और अपनी ऐसी कुछ आदतें बनाएं, ऐसा कुछ खान पान थोड़ा सा चेंज करें, डाइट कंट्रोल करें और तो और खुशी के साथ जिस काम को भी माइंडफुल होकर अच्छे तरीके से प्यार से उसको ही निपटाएंगे तो वही आपको अच्छे से अच्छे रास्ते भी दिखाएगा और अच्छे से अच्छे रिजल्ट भी देगा। थकान जरूर होती है, नींद भी दिन में पूरी नहीं हो पाती, उन लोगों के लिए चेयर योगा, जैसे कि स्कूल में बच्चे, ऑफिस में यंग और घर में बैठे बैठे भी अगर आप काम कर रहे हैं, होम वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, तो चेयर योगा। अभी जैसे सिंपल आप कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे बैठे भी हो जाता है। दोनों हाथ यहाँ रखे, गर्दन इधर घुमा दी तो शोल्डर खिंच गए, दोनों हाथ इधर रखे, गर्दन इधर घुमा दी तो दूसरे शोल्डर घुस गए। और इस तरीके से थोड़ा पैरों को भी चलाया, थोड़ा सा टहल लिया, थोड़ा सा घर के अंदर ही घूम फिर लिया, खिड़की में से देखा, बालकनी में से थोड़ा बाहर झांका। काम तो काम होगा ही होगा और आप प्रफुल्लित भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे। इसी में सर मेरा क्वेश्चन है, एक आप नॉर्मल रूटीन लाइफ में सुबह 4 बजे उठ के योगा करते हैं, बिगड़ी लाइफस्टाइल में आप शाम को 4 बजे योगा करते हैं, दोनों में क्या अंतर है सर? अंतर इतना ही है कि बिगड़ी लाइफस्टाइल को भी तो मैंने खुद ही बनाया, किसी ने दूसरे ने मेरे ऊपर थोपा तो नहीं। तो क्यों ना मैं पहले ये सोचूं कि मैं अपने बिगड़ी लाइफस्टाइल को दुरुस्त करूं। अगर किसी कारणवश वो नहीं हो पा रही या मेरा शरीर मेरा साथ ही देना छोड़ दिया तो मैं क्या करूं, योग तो ना छोड़ूं ना। अगर मुझे 4 बजे भी करना है तो कोई बात नहीं,
मध्यम गति में करें, सहज भाव से करें, खाना खाने के 2 घंटे पहले करें या 2 घंटे बाद में करें, श्वासों पर ज़्यादा ध्यान दें। अधिक से अधिक जोर से योग नहीं होता, किसी कारणवश मेरा शरीर बिगड़ गया तो मैं ऐसे आसन करूं, ऐसे प्राणायाम करूं जो सिंपल हो और बड़े अच्छे तरीके से सहज भाव से हो सके। सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आमतौर पे जो लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, अपना थैला उठा के पार्कों में जाते हैं, तो दूसरे लोग उन्हें छेड़ते हैं कि अरे तो सीनियरों का काम है, बीमारों का काम है, फालतू लोगों का काम है। ऐसे थोड़े से बदतमीज लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए जी, आज से ये योग आज का नहीं, 5-6 हजार साल पहले महर्षि पतंजलि ने इसका खोज की, इन्वेंशन किया। पहले योग होता था सिर्फ योगियों के लिए। आज के कलयुग में योग रह गया रोगियों के लिए या उन लोगों के लिए जो किसी बीमारी से किसी भी तरीके से योग से जुड़ना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी है जो स्वस्थ हैं और आगे आने वाली बीमारियों से लड़ना चाहते हैं। आज कोरोना है, दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आने का चांस बन रहा है, या लोगों से हम बातें सुन रहे हैं, कोई कंफर्म नहीं है। मैं तो प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि ना ही आए। लेकिन जो सुबह योग करते हैं वो भी योगी हैं, जो दिन में करते हैं, शाम को करते हैं, वो भी योगी हैं। किसी की परिहास ना करें, किसी के ऊपर हंसे नहीं। और उस समय जब सुबह थैला उठा के जाते थे, हम भी जब सीखते थे, हमें भी लोग कहते थे अरे देखो बूढ़े लोग हंसते रहते हैं पार्क में जाके। आज देखिए पार्कों में जाके छोटे छोटे बच्चे भी योग करते हैं, बिल्कुल सर, जवान भी योग करते हैं। आप सही कह रहे हैं कि जो बावले थे, जो ये कर रहे थे योग, वो तो बच गए, और जो नहीं किया वो निकल गए। हाँ जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते जी। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। कल जो आपने क्लास में बताया था प्राणिक हीलिंग वाला कि हाँ आप अपनी इच्छा शक्ति से भी अपनी हीलिंग, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। जरूर। श्वास, योग के अंदर 3 चीजें महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है आपका श्वास, दूसरा है समय, तीसरा है स्थान। आप एक समय पर एक स्थान पर बैठकर उन श्वासों का अभ्यास करें। आपके अंदर एक प्राण शक्ति पैदा होगी। उस प्राण शक्ति से, उस वाइब्रेशन से आप एक रोगी को भी, और ये नहीं कि वो रोगी सामने आपके बैठा हो, आपसे सैकड़ों मील दूर, हजारों मील दूर भी अगर कोई ऐसा पुरुष या स्त्री है जिसको आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं, अपने श्वासों की सहायता से, वाइब्रेशन से उस तक पहुंचाएं, मन ही मन, आंखें बंद करके, तो जरूर उसको लाभ पहुंचेगा। इसको प्राणिक हीलिंग कहते हैं। इस प्राण शक्ति से ही, अपने प्राणों की शक्ति से दूसरे की प्राणों की शक्ति को बढ़ाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कलयुग में सर योगी और भोगी को कैसे अलग अलग करेंगे हम? कलयुग में योगी और भोगी, अब इसकी परिभाषा तो बहुत मुश्किल है कि आज के योगी भी और आज के भोगी भी किस लाइन पर जा रहे हैं, क्या उनका जीवन शैली है। एक भोगी है, भोगी को आप क्या कहेंगे? भोगी ऐसा तो नहीं कि वो खाना पीना बंद कर दे या वो अपनी सारी दिनचर्या बंद कर दे तो वो जोगी बन जाएगा, ऐसा नहीं। और जोगी भी ऐसा नहीं कि वो अगर खाना पीना शुरू करे या थोड़ा सा व्यायाम शुरू करे या लोगों से सोशल हो जाए तो वो भोगी बन जाएगा। एक मर्यादा है, उस मर्यादा के अंदर आपको अपनी अपनी कला में रहना, अपने अपने जीवन में रहना। जोगी की एक मर्यादा है, खान पीन पर कंट्रोल है, उठने पर, सोने पर, बात करने पर, जीवन शैली पर और लोगों के मिलने पर भी उसका एक दायरा है, एक कंट्रोल है। यहाँ पर भोगी है, भोगी का मतलब ये नहीं कि वो बुरा इंसान है, वो बिजनेसमैन है, वो नौकरी करता है, वो घर परिवार चलाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो उसको कोई नुकसान दिया जाए या उसको कोई हम भोगी कह के उसका टैग लगा दें। नहीं, वो भी योगी है अगर वो ईमानदारी से, बढ़िया तरीके से अपने घर परिवार को चलाता है, नौकरी करता है, तो वो भी तो योगी बन जाएगा। मैं इसी क्वेश्चन को आसान करता हूँ। जैसे आप बहुत अच्छे योगी हैं, पर मैंने देखा कि जो मतलब भोगी मतलब घर में तो कंट्रोल्ड है, कहीं शादी में फंक्शन में गए तो पता चला आधा किलो पनीर ही खा गए, किलो रसगुल्ले ठूस लिए, तो ऐसे लोगों को आप कैसे बोलेंगे कि कंट्रोल कैसे करेंगे? मैं कहता हूँ खूब खाओ। अरे संसार में हर चीज है आपके लिए, आपके लिए बनी है ना, मेरे लिए बनी। खूब खाओ,
लेकिन उसके साथ साथ एक्सरसाइज करो, योग करो, और जिम में जाओ, दौड़ लगाओ, स्विमिंग करो, साइकिलिंग करो, सब हजम हो जाएगा। ये नहीं है कि खाया तो कुछ है नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना। सर ऐसा नहीं। इसी में मैं एक ऐड करूंगा कि आज आपने सुबह 15 मिनट तक अपने ब्रेन और दिमाग को कंट्रोल करके आप एक मौन में चले गए। दिमाग को काबू करके मौन में कैसे जाएं हम अपने आप को? देखिए, ध्यान, मौन का मतलब है शांत होना। मौन का मतलब है शोर शराबे से अपने आप को एक चादर से ढक लेना। शोर शराबा आंतरिक भी है जो हमारे अंदर चल रहा है, बाह्य भी है जो बाहर से चल रहा है। तो उस शोर शराबे से अपने आप को ध्यान में लाना मौन है। मौन का मतलब है कि आपने अपनी इंद्रियों पर, अपने मस्तिष्क पर और अपने शरीर पर कुछ देर के लिए उसको साधा, उसकी साधना की, और आप शांत होके बैठे। अब मौन के अंदर आप 10 मिनट बैठ सकते हैं, 15 मिनट बैठ सकते हैं, आधा घंटा बैठ, ये आपकी शारीरिक शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उसके करने के बाद आप इतने हल्के फुल्के महसूस करते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि मेरा एक नया जीवन आ गया। सर एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए मुकेश अंबानी जी हैं, वो हर सेकंड में 30 लाख रुपए कमाते हैं। योगी ज़्यादातर समाज का भला करते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं आते, तो योगी अपनी फैमिली में इस चीज़ को कैसे संभाले? कितना चाहिए एक इंसान को खाने के लिए, कितना चाहिए ओढ़ने के लिए, कितना चाहिए रहने के लिए? ये तो एक भूख है। इस भूख को आप कितना मर्जी बढ़ा लो और कितना मर्जी छोटा कर लो। मेरा गुजारा इतने में होता है, दूसरे का गुजारा थोड़े से ज्यादा में होता है, तीसरे का गुजारा उससे भी ज्यादा में होता है। तो ये नहीं कि जो बहुत ज्यादा कमाता है वो बहुत ज्यादा खाता है, बहुत ज्यादा यूटिलाइज करता है। वो भी हो सकता है हजारों करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, रोजगार देता है, और जो नहीं कमाता वो अपने दायरे तक सीमित रहता है। तो दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। बल्कि आपका ये कहना है कि योगी का दिमाग इतना स्ट्रांग होता है, वो कम पैसे से भी अपना जीवन यापन कर लेता है। उसकी जरूरतों पर उसका नियंत्रण है। अच्छा सर, इसी में मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि बाबा रामदेव जी ने योग के माध्यम से ही दुनिया का दिल जीता, नाम शोहरत यश सब कमाया। आप आने वाले टाइम में योग का क्या फ्यूचर देखते हैं आने वाले बच्चों पे, जो टीचर बनना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं? जरूर बने, योग सीखें, योग सिखाएं। बाबा रामदेव जी ने पूरी दुनिया में योग का प्रचार किया। उनसे पहले इतना योग का प्रचार नहीं था, लोग योग को नहीं जानते थे। ये योग है जो बाहर गया और योगा बन के वापस आया। हमें उनका शुक्रिया करना चाहिए बाबा रामदेव जी का, जिन्होंने इसका प्रचार किया। लेकिन अब जब प्रचार हो गया, सारी दुनिया को पता लग गया, अब हमें अपने घर के अंदर अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने गली मोहल्ले वालों को, अपने शहर वालों को उससे जोड़ना चाहिए। और बच्चों के अंदर तो खास तौर से जिन बच्चों के अंदर आजकल पढ़ाई का समय चल रहा है, दिमाग में कितनी स्ट्रेस है, फियर ऑफ एग्जाम्स, फियर ऑफ कंपटीशन, फियर ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस, उन पर कितना बोझ है। उनके लिए तो योग एक वरदान है। लंबे श्वास ही भर ले बच्चे को हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो 50 आसन करे, 10-20 बार प्राणायाम करे ना, सिर्फ शांत होके क्लास में बैठ ही जाए, 2-4 बार लंबे श्वास ही ले ले, उससे भी उसको जो है ना मुस्कुराहट आ जाएगी। गुरुजी, कल आपने क्लास में हमें बताया था ABBKU, तो कि इसको अगर हम करते हैं डेली तो इससे हमें मतलब क्या लाभ मिलता है और क्या होता है? क्या होता है? देखिए, ये है ABBKU। ये मैं 15 साल से 16 साल से योग सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो मैंने कुछ चीजें खुद भी डेवलप की हैं, इसको पॉलिश किया है, इसके ऊपर स्टडी की है, इसको खोज की है, इन्वेंशन की है। प्राणायाम, अगेन ब्रीदिंग, अगेन प्राणिक हीलिंग। So A stands for Anulom Vilom, B stands for Bhastrika, again B stands for Bhramri, K stands for Kapalbhati. बहुत बढ़िया। And U, the final one, stands for
उज्जयी। उज्जयी। तो ये 5 प्रकार के प्राणायाम हैं। इन 5 प्रकार के प्राणायाम का करने का भी अलग अलग तरीका है, लेकिन बैठने का एक ही तरीका, कमर सीधी, गर्दन सीधी, गर्दन थोड़ी सी झुकी हुई और एक चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, आंखें बंद, दोनों हाथ प्राणायाम में। लेकिन 5 प्राणायाम करते समय अलग अलग चक्रास पर ध्यान होता है। हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, इसी तरीके से इन 5 प्राणायामों को करने से हमारे शरीर के अंदर एक स्फूर्ति आती है, एक ताजगी आती है। कई लोगों को नींद नहीं आती रात को करने से, रात को सोते वक्त नींद डिस्टर्ब हो रही है, खाना हजम नहीं हो रहा, बर्पिंग होती है, छाती में जलन होती है, शरीर फैलता जा रहा है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शोल्डर में, गर्दन में कहीं ना कहीं कोई दर्द रहता। अगर हम 10-15 मिनट बैठकर ABBKU प्राणायाम 5 को कर लें तो देखिए सारा दिन 24 घंटे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन प्रणाली, पाचन तंत्र और हमारा जितना भी स्नायु तंत्र है, ये सारे के सारे सुदृढ़ होते हैं और इनके साथ साथ हमारे चेहरे पर एक खिलावट आती है। जैसे कपालभाति में कहते हैं ना, कपाल पर चमक आ गई, चेहरा चमक गया, खिल गया। तो ये तो प्राणायाम ही देता है, तो भैया रोज किया करो प्राणायाम। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल। गुरुजी इसी में एक चीज बताइए, यंग बच्चे जिम की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हैं, योगा की तरफ नहीं है, ये कहाँ पे ये गड़बड़ हुई है कि बच्चे जिम जा रहे हैं जबकि योगा करना चाहिए? कंपटीशन। हमने बच्चों को कंपटीशन करना सिखाया, एक से एक आगे बढ़े। जिम भी यही करता है। जिम में बच्चे जाते हैं, आज मैंने 50 पाउंड उठाया, कल मैं 70 उठाऊंगा, परसों मैं 100 उठाऊंगा, मेरे साथी ने उसके मसल्स इतने बने तो मेरे इतने बनने चाहिए। ये कंपटीशन, इस वजह से। और योग आपको कंपटीशन नहीं सिखाता। योग कहता है कि आप अपने शरीर की शक्ति के अनुसार जितना आप कर सकते हैं उतना करें और किसी से मुकाबला ना करें। आप अगर मुकाबला करना चाहते हैं तो अंतर ध्यान हो जाइए और अपने से मुकाबला कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुजी कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि हमें तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, या हमसे तो घुटनों से उठा बैठे नहीं जाता, हमें डायबिटिक पेशेंट है, तो फिर हम कैसे शशक आसन करें या हम कैसे अनुलोम विलोम करें? तो उन साधकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शारीरिक विकृति हुई, घुटनों में दर्द हुआ, शारीरिक विकार हुआ, तो हम जबरदस्ती नहीं कहते कि वो जमीन पर ही बैठे। वो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, वो किसी बेंच पर, मेज पर भी बैठ सकते हैं और अपनी शक्ति में, जैसे मैंने अभी पहले कहा, अपनी शक्ति के अनुसार करें, जितना उनसे हो पाए। सपोज वो आगे नहीं झुक सकते, ना झुके, पीछे झुक जाएंगे,